ये हादसे का वीडियो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए कैसे ये कुछ देर पहले का वीडियो है, वहाँ सीसीटीवी लगा होगा, वहीं से ये वीडियो लिया गया है। ये प्लेन आया और वो हादसे का शिकार हुआ और वो धुएं का गुबार उड़ता हुआ आपको कुछ ही देर में दिखाई देगा। ये देखिए, जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयराम जी, आपको खबर मिली होगी अजीत भाऊ अब नहीं रहे हमारे बीच। जी, बहुत ही दुख का विषय है ये हम सबके लिए, और खासतौर से एक नेतृत्व महाराष्ट्र ने खोया है, देश ने खोया है, और मेरी संवेदनाएं हैं परिवारजनों के साथ। और लेकिन बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है कि इस प्रकार की दुर्घटना घटित हुई है। रीजन चाहे उसमें टेक्निकल ही रहा हुआ होगा, कुछ इस तरह का टेक्निकल कोई फॉल्ट रहा हुआ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आइंदा आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की और ज्यादा जरूरत है। आप तकनीकी खामी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कहती हुई नजर आई कि इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है और न जाने ऑपोजिशन के लीडर से क्या डरती है ये सरकार। इस हादसे की जांच होनी चाहिए और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है इन सारी चीजों को लेकर के इस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है। और ये फिलहाल तो एक प्राइम से तो यही लगता है कुल मिलाकर के कि घटना घटित हुई है, ये एक्सीडेंट के रूप में देखी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन का विषय जहां तक होगा तो वो तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से कारण क्या रहे होंगे। लेकिन इन सारी चीजों को राजनीतिक दृष्टि से अभी तक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत इस वक्त का संवेदनशील विषय है, संवेदना अपने को व्यक्त करनी चाहिए। इससे ज्यादा राजनीति करने की इस वक्त की जरूरत नहीं है। जयराम जी, आपकी कभी मुलाकात हुई थी अजीत भाव से? वो नहीं, ऐसे साहब हम कहीं ऐसे मिलना हुआ था, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इस प्रकार से हमारा वर्किंग रिलेशन इस तरह का रहा नहीं, क्योंकि अलग अलग फील्ड थी, अलग अलग राज्य हैं। लेकिन कहीं मिलना मेल जोल तो हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनके उस कंट्रीब्यूशन को हम याद करते हैं जो उनने एक नौजवान नेता के रूप में वहां पर किया है अपने इलाके में, अपने राज्य में, और स्वाभाविक रूप से वो एक छवि थी उनकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बारामती की एकदम तस्वीर बदल कर रख दी थी उन्होंने, लोग बताते हैं। जयराम ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूर्व सीएम हिमाचल के आपको इस वक्त सुनाई पड़ रहे थे, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता रहे थे कि इस तरीके के हादसे ना हो, इसके लिए भी कोई कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये जो तस्वीर आई है इसको आप देखिए ध्यान से। ये मेरे ख्याल से रोड की तरफ जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं ये वहाँ से ली गई तस्वीर है, इसीलिए आपको एंगल भी थोड़ा सा टिल्ट नज़र आ रहा होगा। ये गाड़ियां आ रही जा रही हैं और पीछे आपको धुएं का गुबार अचानक उठता हुआ दिख रहा होगा। यानी ये वही इलाका है जहां पर प्लेन किसी तरीके से लैंड हुआ। लैंड होते ही वहां पर विस्फोट होता है, ये चश्मदीद बता रहे हैं। और उसकी तस्दीक करते हुए ये देखिए आपको कैमरा भी सीसीटीवी का दिख रहा है। ये देखिए, जैसे ही नीचे प्लेन शायद पहुंचा, लैंड किया और भयंकर विस्फोट होता है। आग का एक बड़ा गोला आपको दिखाई देता है और उसके बाद धुएं का गुबार। आसपास गाड़ियां आ रही जा रही है। एक छोटा सा स्टॉल भी आपको दिखाई दे रहा है, शायद ये कोई रेस्टोरेंट होगा हाईवे की तरफ। वहीं पर बारामती का वो रनवे है जहां पर लैंड होना था विमान को। विमान लैंड हुआ भी और उसके बाद देखिए किस तरीके से बड़े से विस्फोट के बाद धुएं का गुबार आसमान की तरफ जाता हुआ दिखता है। अजीत पवार इसी विमान में मौजूद थे जो हादसे का शिकार हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का यह प्लेन क्रैश में निधन हो जाना इस वक्त सबको सकते में डाल गया है। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा होता है। प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु की खबर आती है। अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत जी, आप सारे डिस्टिंग्विश जो हमारे साथ नेता जुड़ रहे थे उनकी बातों को भी सुन रहे थे, और अभी एकनाथ शिंदे साहब हमारे साथ जुड़े थे। उनसे जब पूछा गया ममता बनर्जी के, तो वो उसको कहते हैं ना, एब्सोल्युटली इग्नोर कर गए, उस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे लगता है आज की तारीख में कोई इस मसले पर प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहेगा।
रूबिका जी, इस पर हम लोग बात भी कर चुके हैं कि आज ये अवसर नहीं है, या अभी ये अवसर नहीं है कि ये इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी करके विरोधी दल को या सत्ता में जो लोग हैं उनको घेरने का प्रयास किया जाए। ये ममता बनर्जी की एक कुंठित मानसिकता है जो प्रदर्शित हो रही है कि इस संकट के समय में, दुख की घड़ी में इस प्रकार वो राजनीति कर रही है एक विमान क्रैश पर। मुझे लगता है कि इससे उनको बचना चाहिए। दूसरी बात जो मैं अभी सुन रहा था अजीत दादा पवार के बारे में, आप बार बार करिए, बारामती को उन्होंने बदल दिया। आपको मैं याद दिलाऊं कि अभी एक या 1.5 महीने पहले उन्होंने बारामती में एक शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एआई, ये इसकी भव्य शुरुआत की थी। और वो मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ सड़कें और इमारतें ही बारामती की चमचमा रही हैं, वहां के लोगों को रोजगार देना, वहां के लोगों को जोड़ना, वहां के लोगों को नई तकनीक से जोड़ना। कोई यूं ही फिदा नहीं होते अपने नेताओं पर। भारत में तो ऐसा लगता है कि नेताओं को लेकर एक अलग ही छवि है, लेकिन शरद पवार को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र वाराणसी को लेकर, और ऐसे कई लोग हैं, या सूरत को लेकर इस तरह की छवि बनी है कि ये लोग एकदम जमीन से जुड़कर काम करते हैं और अपने क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं। तो शरद पवार और ये क्या नाम है, अजीत पवार, उन्हीं नेताओं में से एक थे। और एक अजीत पवार बड़े विटी भी थे। जब आप उनकी बात कर रही थी वन लाइनर, तो मुझे याद आ रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब देबा भाऊ के नेतृत्व, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई थी। तो आप याद करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लोग आए थे, एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी। तो पत्रकारों ने पूछा कि आप लोग भी क्या उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? तो एकनाथ शिंदे ने कहा शाम तक रुक जाइए, शाम को बताऊंगा। इसी बीच अजीत पवार ने कहा भाई इनका मुझे नहीं पता, मैं तो शपथ ले रहा हूं उप मुख्यमंत्री पद की शाम को। तो ये उनमें एक विट भी था बहुत, मतलब वन लाइनर्स बोलते थे लेकिन वो बहुत सटीक बोलते थे। अभी आप उनसे बात कर रही थी ना, मैं भूल गया जो कह रहे थे, आपका जो इंटरव्यू था देवेंद्र फडणवीस के कहा साथ, था कि वो देवेंद्र फडणवीस वो कह रहे थे ना कि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलते थे और प्रैक्टिकल निर्णय लेते थे। तो ये जो बयान मुझे याद आ रहा है प्रसंग, वो बहुत प्रैक्टिकल था कि भाई मैं तो शपथ ले रहा हूं, शिंदे साहब आप देख लो अपना। तो ये अप्रोच जो था ना अजीत पवार का राजनीति में, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, सही कहा देवेंद्र फडणवीस ने कि उनको पता था कि क्या प्रैक्टिकल है और क्या इम्प्रैक्टिकल है। एक बार उनसे चूक हुई जब सुबह 6 बजे उन्होंने और देवेंद्र फडणवीस ने अफरा तफरी में एक शपथ ले ली, लेकिन वो भी कुछ गड़बड़ हो गया। वो आप छोड़ दीजिए, ये अभी वो समय नहीं है उसकी चर्चा करने की। लेकिन आमतौर पर इनके जितने भी राजनीतिक कदम रहे अजीत पवार के, मुझे लगता है कि सभी एकदम सटीक बैठे, और उसका आधार यही था कि ये प्रैक्टिकल थे, वो जानते थे तमाम तरह के इन पे आरोप लगे, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी से दूर नहीं। मतलब दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों ये कहते हैं कि इतनी क्लैरिटी थी उनमें, उनको पता था कि क्या करना है। तो कोई अगर फैसला लेना होता था तो वो ये नहीं कहते थे कि मैं सोच कर बताऊंगा, उस फैसले पर वो फौरन प्रतिक्रिया देते थे कि नहीं ये हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है। यही बात फडणवीस साहब भी कह रहे थे और यही बात एकनाथ शिंदे साहब ने भी कही है। आनंद जी, हमारे साथ एक कैप्टन कबीर मलिक साहब जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। कैप्टन मलिक, थैंक यू, आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं। दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्या हुआ होगा, मतलब अभी तक तो खैर ब्लैक बॉक्स जब तक नहीं खुलेगा हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये जो मेडे कॉल जाती है, जरा दर्शकों को बताएंगे कि क्या लगता है इस विमान में क्या गड़बड़ हुई होगी? देखिए, इसमें मेडे कॉल का कोई अनाउंस नहीं हुआ था, और मैं आपको बता दूं ये रनवे जो है अनएक्टिव रनवे था। ये ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता था पायलट्स के लिए, और इस पे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं था। जबकि पायलट ने जो इसको अप्रोच किया था, वो मुझे लगा कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के हिसाब से उसको अप्रोच किया, लाइनअप किया और लैंडिंग करने की कोशिश की, जिसमें वो फर्स्ट टाइम में फेल हो गया। फिर उसने 2 राउंड किया और सेकेंड टाइम में फिर ट्राई किया, लेकिन वेदर खराब होने की वजह से, और मुझे लगता है टेल विंड अटैक रहा है, जिस वजह से वो रनवे पे टच डाउन नहीं कर पाया, और रनवे के साइड पे जो उबड़ खाबड़ जमीन थी उसके ऊपर उनकी फोर्स लैंडिंग हुई है, और प्लेन जो है फोर्स लैंडिंग करने के बाद बम्प किया और वो उल्टा हो गया, और जिस वजह से उसके विंग्स में जो बहुत सारा फ्यूल था, क्योंकि वो अभी हाफ एन आवर की फ्लाइंग करके आया था हमारा मुंबई से, और उसने एकदम से आग को फायर को कैच किया और वो एकदम से आग के गोले में तब्दील हो गया। तो ये सारा वेदर खराब था। इसमें अप्रोच जो थी वो कम से कम भी 5 नॉटिकल माइल होनी चाहिए सन निकलने के बाद।
डिस्कनेक्ट हो गए हैं। भाई कैप्टन कबीर मलिक तो कह रहे हैं मेडे कॉल नहीं गया था, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि मेडे कॉल गया था। वो ये कह रहे हैं कि ये रनवे एक्टिव नहीं था अनंत विजय जी, और इसीलिए उन्होंने कोशिश की, एक बार फेल हुए, दूसरी बार पायलट ने कोशिश की तो वो ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पे घुस गया और तब जाकर ये हादसा हुआ। देखिए रूबिका जी, ये सिर्फ अभी कयासों का दौर चल रहा है, सूत्र भी बता रहे हैं, वो मुझे लगता है गलत नहीं बता रहे होंगे, लेकिन अभी मेरे पास जो जानकारी है कि दिल्ली से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम बारामती के लिए रवाना हो गई है और वो इन सारे पहलुओं की जांच करेगी। भारत में एक एजेंसी है जिसका नाम है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AAIB। ये पहुंचने वाली है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट से इसके रवाना होने की खबर है। तो हमें लगता है कि इनकी जांच तक, ब्लैक बॉक्स के राज खुलने तक इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए कि रनवे छोटा था, बड़ा था। ऐसा तो था नहीं कि अजीत पवार जी पहली बार उस रनवे पे उतरे होंगे या ट्रेनिंग के लिए उपयोग होता था, ये उनके विमान कर्मी दल को नहीं पता होगा, क्योंकि वो बहुत युवा और बहुत प्रॉमिसिंग जो मिस पाठक थी, जो पायलट थी, वो बहुत ही यंग और बहुत प्रॉमिसिंग पायलट थी। उनके बारे में भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि वो बहुत ही मतलब कुशल और विमान उड़ाने वाली पायलट थी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से अभी बचना चाहिए। वो मैं उनके ज्ञान का सम्मान करता हूं कैप्टन साहब के, वो बहुत जानते होंगे सिस्टम को, लेकिन हमारे जैसे लोग जो लेमैन की भाषा में समझते हैं वो इस तरह की बातें नहीं समझ पाते हैं। हो सकता है कैप्टन साहब ने वहां का दौरा भी किया होगा, लेकिन अभी थोड़ा ठहर कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में किसी प्रकार की जल्दीबाजी करने से मुझे लगता है कि रूबिका जी बचना चाहिए। एब्सोल्युटली। और ये देखिए ना अनंत जी, मतलब बारामती में तो ये कह रहे हैं कि शोक की ऐसी लहर है कि दुकानें खुद ब खुद लोगों ने बंद कर दी है। किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन दुकानें बंद कर दी गई है और सारा बारामती ऐसा लग रहा है जैसे वहां इकट्ठा हो गया है अस्पताल के बाहर। वो वही तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें हैं। में एक शब्द है बेस्टियन, जिसको गांधी परिवार के अमेठी के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन अगर सही माने में बेस्टियन देखें तो बारामती पवार परिवार का है। और यहाँ जिस प्रकार से उनको प्यार मिलता है, जिस प्रकार से आपके चैनल पे तस्वीरें दिख रही है, लोग खड़े हैं इतनी बड़ी संख्या में इतनी छोटी सी जगह पे, तो मुझे लगता है कि जब तक प्यार नहीं होगा, जब तक मोहब्बत नहीं होगी, जब तक अपने नेता से एक लगाव नहीं होगा, तब तक इस प्रकार जबरदस्ती कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ये जो आप भीड़ देख रही हैं, ये स्वतः ऑर्गेनिक रूप से लोग यहाँ जमा हुए हैं, किसी को बस में और भरकर एक नहीं। इंटरेस्टिंग चीज भी है अनंत जी, इसमें मुझे जालीदार टोपी वाले भी दिख रहे हैं, इसमें मुझे वो महाराष्ट्रन टोपी लगाए हुए भी दिख रहे हैं। मैंने देखा है कि उनके ऑफिस के बाहर बुर्का और पर्दा नशी औरतें भी दिखी हैं जो बहुत बहुत दुखी थी। और यहाँ पर हमें तादाद में मतलब मराठी भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे विरले लीडर्स हुए हैं आज की तारीख में जो सबको इस तरीके से भाते हों कि सब दुख की घड़ी में ऐसे उनके साथ जुड़ जाएं और दुख की इस घड़ी में उनको सलाम करने के लिए ऐसे आ जाए।